इस दिन 17 दिसंबर वर्ष 2025 में हम सदियों पीछे मुड़कर देखते हैं, एक ऐसी कथा की ओर जो आज भी बिल्कुल नई प्रतीत होती है। यह उस साम्राज्य की कहानी है जिसके पास अपार धन संपदा थी और उसकी सेना भी अत्यंत विशाल थी। फिर भी उसे किसी बाहरी शक्ति ने पराजित नहीं किया, बल्कि यह इसलिए पतित हुआ क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने ही लोगों का समर्थन खो दिया। यह नंद साम्राज्य की कहानी है जिसने लगभग 345 से 322 ईसा पूर्व तक उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। वे अधिक प्रसिद्ध मौर्यों के ठीक पहले आए थे और कई मायनों में उन्होंने उस बाद के विशाल साम्राज्य की नींव रखी। नंदों ने सत्ता के एक मूल सत्य को दिखाया कि केवल सोने और तलवारों पर बना कोई राज्य कमजोर आधार पर टिका होता है। नंद वंश की सटीक शुरुआत प्राचीन इतिहास के कोहरे में छिपी हुई है। यह प्राचीन लेखकों और आधुनिक विशेषज्ञों दोनों के लिए चर्चा का बड़ा विषय रहा है। नंदों का उदय सामान्य शाही परिवारों के विपरीत बहुत साधारण आरंभ से हुआ प्रतीत होता है। विभिन्न प्राचीन ग्रंथ विभिन्न कथाएं बताते हैं। हमारे पास भारतीय स्रोत और ग्रीको रोमन स्रोत हैं। कुछ प्राचीन कथाएं कहती हैं कि महापद्मनंद एक शूद्र महिला और शिशुनाग राजा के पुत्र थे। शूद्र का अर्थ है 4 मुख्य सामाजिक वर्गों में सबसे निचला। उसे नीच जन्म का मानना उस सामान्य नियम से बड़ा बदलाव था कि केवल क्षत्रियों ही राजा बन सकते थे, और इसने ब्राह्मण पुरोहितों को, जो उच्च वर्ग के थे, असंतुष्ट कर दिया। महापद्म एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें बहुत महत्वाकांक्षा और अद्भुत कौशल था। प्राचीन ग्रंथ उसे एक विजेता कहते हैं, ऐसा नहीं जो लोगों को एकत्र करता हो। पुराणों में उसे सर्व क्षत्रांतक की उपाधि दी गई है, अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। उसने छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों के खिलाफ कठोर अभियान चलाए। उसने उनके प्रदेशों पर अधिकार किया और एक विशाल केंद्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। पाटलिपुत्र, नंद साम्राज्य की अद्भुत राजधानी, उस स्थान पर स्थित थी जहां गंगा और सोन नदियां मिलती हैं। यह नगर, जो अब पटना के नाम से जाना जाता है, केवल एक राजनीतिक केंद्र नहीं था। यह नंदों की संपदा और शक्ति का एक चमकता हुआ प्रतीक था। मुख्य जलमार्गों पर इसका रणनीतिक स्थान इसे व्यापार और संचार का स्वाभाविक केंद्र बनाता था। इससे सम्राटों को अपने विशाल साम्राज्य में अपनी शक्ति और नियंत्रण फैलाने में मदद मिली। प्राचीन कथाएं, यहाँ तक कि ग्रीक यात्रियों की भी, पाटलिपुत्र को विश्व के सबसे महान शहरों में से एक के रूप में वर्णित करती है। इसे सैकड़ों प्रहरी मीनारों और कई द्वारों वाली विशाल लकड़ी की दीवार से संरक्षित किया गया था। इसके साथ ही इसमें एक गहरी चौड़ी खाई थी, जो न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए भी उपयोगी थी। इन किलों के भीतर शहर अपार संपदा का प्रतीक था। शाही महल परिसर को अपने समय का अद्भुत निर्माण माना जाता था, जो सुंदर लकड़ी और पत्थर से बना था और अत्यधिक सजाया गया था। बाद के लेखकों ने सुनहरे स्तंभ, जटिल नक्काशी, भव्य उद्यान, मोर और प्रशिक्षित पक्षियों का वर्णन किया है। नंद शासकों ने अपनी संपदा की राजनीतिक शक्ति को समझा। उनका वैभव उनकी असीम शक्ति का सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध प्रदर्शन था। अपने आप को ऐसे भव्यता से घेर कर उन्होंने दिखाया कि उनके संसाधन असीमित हैं और उनका अधिकार पूर्ण है। पाटलिपुत्र के भीतर जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ था। जहां शाही दरबार और प्रशासनिक अभिजात वर्ग विलासिता में जीवन व्यतीत करते थे, वहीं शहर भी एक हलचल भरा, भीड़भाड़ वाला महानगर था। यहाँ व्यापारी, कारीगर, सैनिक और मजदूर रहते थे। यह आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था, जहाँ साम्राज्य के सभी कोनों से वस्तुओं का व्यापार होता था। राज्य के पास विशाल अनाज भंडारण सुविधाएं और बड़े शस्त्रागार थे। अधिकारी व्यापार नियमों की देखरेख करते, कर एकत्र करते, सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन करते और नागरिक व्यवस्था बनाए रखते थे। पाटलिपुत्र साम्राज्य का मस्तिष्क और हृदय था, लेकिन यह वैभव असंख्य गांवों और नगरों से ली गई अधिशेष संपत्ति पर आधारित था। नंद साम्राज्य केवल अपनी सेना तक ही सीमित नहीं था। इसमें कार्य संचालन का एक अत्यंत उन्नत और मजबूत तरीका था, जिसका उद्देश्य पूरी तरह धन अर्जित करना था।
उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की देखरेख, कर संग्रह और सम्राट के आदेशों के पालन के लिए राज्यपाल और अधिकारी नियुक्त किए। इस प्रणाली ने उन्हें केंद्र से ऐसा नियंत्रण प्रदान किया जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। स्थानीय क्षेत्रों की स्वतंत्रता कम हो गई थी। राज्य के लोग गांवों और नगरों की अर्थव्यवस्थाओं में गहराई से शामिल हो गए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सबसे दूरस्थ स्थानों से भी धन पाटलिपुत्र तक पहुंचे। कर नंद साम्राज्य की जीवन धारा थे। धन प्राप्त करने का मुख्य तरीका कृषि उत्पादों पर भारी कर था। किसानों को अपनी फसलों का बड़ा हिस्सा देना पड़ता था। इसके अलावा उन्होंने व्यापार और व्यवसाय पर कर लगाए, सड़कों और नदियों के उपयोग के लिए शुल्क लिया और कारीगरी और नौकरियों पर भी कर लगाया। प्राचीन लेखों में यह भी कहा गया है कि उन्होंने लगभग हर चीज पर कर लगाया, जिससे वे लालची के रूप में जाने गए। इस प्रणाली ने शाही कोष को भर दिया, लेकिन आम लोगों का जीवन कठिन बना दिया। इस लगातार धन दबाव ने लोगों को असंतुष्ट कर दिया। यहां तक कि खराब फसल भी तब आपदा बन सकती थी जब कर संग्रहकर्ता अपना हिस्सा मांगते रहते। व्यापारियों के लिए शुल्क और कर ने व्यापार धीमा कर दिया। लोग राज्य को सुरक्षा देने वाले की बजाय अधिक ले लेने वाले के रूप में देखने लगे। नंदों ने सड़कों और नहरों जैसी चीजों में धन लगाया, लेकिन ये परियोजनाएं अक्सर राज्य की जरूरतों में मदद करती थीं, जैसे सेनाओं की आवाजाही और कर संग्रह, न कि सीधे लोगों की भलाई में। इससे लोगों ने सरकार की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगे। नंद साम्राज्य की शक्ति दो स्तंभों पर टिकी थी, उनकी अपार संपदा और उनकी समान रूप से विशाल सेना। नंद राजाओं की सैन्य शक्ति लेजेंडरी थी। यह पूरे उपमहाद्वीप में सुरक्षा और भय दोनों का स्रोत थी। प्राचीन स्रोत, जिसमें सिकंदर के साथ आए ग्रीक इतिहासकार भी शामिल हैं, एक अत्यंत विशाल सेना की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 युद्ध रथ और 3,000 युद्ध हाथी। हालांकि ये संख्याएं अतिशयोक्ति हो सकती हैं, ये एक महाशक्ति की छवि दिखाती है। सुरक्षा और विस्तार, विद्रोहों को दबाना, कर संग्रह लागू करना, व्यवस्था बनाए रखना। युद्ध हाथी विशेष रूप से शाही शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक थे। प्राचीन युद्ध टैंक जो सेना की पंक्तियों को तोड़ सकते थे और भय पैदा कर सकते थे। हालांकि इस विशाल सैन्य यंत्र को बनाए रखना बहुत महंगा था। सैनिकों को वेतन देना, भोजन और उपकरण उपलब्ध कराना पड़ता था। हजारों घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत सारे चारे की आवश्यकता थी। सेना को संचालन में बनाए रखने के लिए आपूर्ति भंडार, शस्त्रागार और सहायक कर्मचारियों की पूरी रसद प्रणाली आवश्यक थी। इससे एक दुष्चक्र उत्पन्न हुआ। सेना भारी कर वसूलने के लिए आवश्यक थी, लेकिन सेना को भुगतान करने के लिए भारी कर आवश्यक थे। इसके अलावा सेना की निष्ठा कभी स्थायी नहीं होती। जैसे जैसे असंतोष बढ़ा, यह सैनिकों में भी फैल गया। अंतिम शासक धननंद ने अपने साम्राज्य को उसकी चरम शक्ति पर विरासत में पाया। कोष भरा हुआ था, सेना विशाल थी, प्रशासन प्रभावी था, फिर भी तनाव बढ़ने लगे। धननंद, जिसका नाम संपदा में समृद्ध का अर्थ है, में ताकतें भी थीं और घातक कमजोरियां भी। वह संपत्ति इकट्ठा करने का अत्यधिक मोह रखते थे, लेकिन सम्मान अर्जित करने की राजनीतिक समझ में कमी थी। प्राचीन लेखों में उन्हें अप्रसिद्ध, लालची, निर्दयी और अशिष्ट बताया गया है। उनका व्यक्तित्व और नीतियां उनके पिता द्वारा बनाई गई समस्याओं को और भी बढ़ा देती थीं। उन्होंने पहले से ही भारी कर प्रणाली को और कड़ा कर दिया और अधिक धन वसूलने की कोशिश की। उस लालच और अहंकार ने महत्वपूर्ण समूहों, ब्राह्मण, पुरोहित, विद्वान और सलाहकार को दूर कर दिया, जिन्हें नैतिक नेता माना जाता था और जिनके पास सामाजिक शक्ति बहुत थी। उनकी सलाह को नजरअंदाज करके उन्होंने शक्तिशाली दुश्मन बना लिए। एक अप्रसिद्ध शासक साजिशों और विश्वासघात के लिए खुला होता है, विशेष रूप से एक विशाल और जटिल साम्राज्य में। राजधानी से दूर राज्यपालों और सेना नायकों ने ऊपर उठने या अधिक संभावनाशील विकल्प का समर्थन करने का अवसर देखा। नंद ने जो निष्ठा सोने से खरीदी थी, वह कमजोर होने लगी। सुनहरी बाहरी छवि के बावजूद साम्राज्य भीतर से कमजोर था। लोग भारी करों से थक चुके थे। सम्मानित वर्गों को अपमानित महसूस हुआ। नैतिक अधिकारियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। वह कोष और सेना पर शासन करता था,
लेकिन अपने लोगों के हृदय पर नहीं। बस एक चिंगारी की आवश्यकता थी। यह सब एक अद्भुत साझेदारी से शुरू हुआ। एक प्रतिभाशाली लेकिन प्रतिशोधी ब्राह्मण विद्वान चाणक्य और उनके चुने हुए शिष्य, एक युवा और महत्वाकांक्षी योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, राज्य कला, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति के मास्टर थे, जिसे उन्होंने बाद में अर्थशास्त्र में लिखा। धन नंद द्वारा अपमानित होने के बाद उन्होंने नंद वंश को नष्ट करने और मगध के लिए योग्य शासक खोजने की कसम खाई। अपनी पृष्ठभूमि के बावजूद चाणक्य ने चंद्रगुप्त में आकर्षण, सैन्य कौशल और शासन करने की प्रबल इच्छा देखी और उन्होंने उसे राजा बनने के लिए प्रशिक्षित किया। उनकी योजना पूरी तरह चालाक युद्ध और राजनीतिक चालों पर आधारित थी। सीधे आक्रमण के बजाय यह किनारों से केंद्र की ओर की रणनीति थी। अस्थिर उत्तर पश्चिमी सीमाओं से शुरू, जो अभी भी सिकंदर के आक्रमण से उबर रही थीं। उन्होंने सैनिक इकट्ठे किए, उन स्थानीय नेताओं के साथ मित्रता की जो नंद शासन से असंतुष्ट थे, और एक मजबूत विद्रोही सेना बनाई। व्यापक असंतोष का उपयोग करते हुए चंद्रगुप्त को मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत किया। इस रणनीति के कई हिस्से थे: सूचना फैलाना, जासूसी करना और आर्थिक युद्ध, आपूर्ति मार्गों पर छापे मारना, किलों पर कब्जा करना और कर धन जब्त करना। चाणक्य ने नंद साम्राज्य के भीतर मतभेद पैदा किए, असंतुष्ट अधिकारियों और सेनानायकों को अपनी तरफ करने के लिए मनाया। एक धीमी, सावधान और चतुर अभियान ने इस विशाल साम्राज्य को बाहर से भीतर तक कमजोर कर दिया। उन्होंने इसके संसाधनों को खत्म किया, इसके अप्रसिद्ध राजा को अलग थलग कर दिया, फिर दिल पर हमला किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त की लंबी यात्रा नंद साम्राज्य के अंतिम संघर्ष में समाप्त हुई। उत्तर पश्चिम में अपनी शक्ति बनाने और नंद भूमि पर कब्जा करने के वर्षों के बाद उनकी सेनाएं मगध के हृदय पर मार्च करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो गई थीं। अंतिम भाग बहुत ही क्रूर और कठिन था। नंद सेना अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। पाटलिपुत्र की सुरक्षा लेजेंडरी थी। यह कोई आसान विजय मार्च नहीं था, बल्कि एक कठिन घेराबंदी थी जिसने दोनों पक्षों की परीक्षा ली। विस्तृत इतिहास खो गया है। कुछ कथाएं एक बड़े युद्ध के बारे में बताती हैं, अन्य आंतरिक विश्वासघात की ओर इशारा करती हैं। रात में एक द्वार खोलना, झूठी जानकारी फैलाना, एक विद्रोह ठीक उस समय होना जिससे अंदर से हमला किया जा सके। धननंद का भाग्य अस्पष्ट है। या तो वह अपने सिंहासन की रक्षा करते हुए मरे, या एक रथ पर खजाने के साथ निर्वासन में भाग गए। जो कुछ भी हुआ, 322 ईसा पूर्व के आसपास उनकी पराजय पूर्ण थी। अपने राजा के पतन और राजधानी के कब्जे के साथ विशाल नंद साम्राज्य टूट गया। प्रशासनिक ढांचा ढह गया, जिससे चंद्रगुप्त को सिंहासन प्राप्त करने का अवसर मिला। यह केवल शासकों का परिवर्तन नहीं था, यह एक नए साम्राज्य काल की शुरुआत थी। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने केवल नंद साम्राज्य पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने इसे रूपांतरित किया। केंद्रीय प्रशासन, कर प्रणालियां और विशाल सेना विरासत में पाई, लेकिन अलग सोच के साथ शासन किया। मौर्य साम्राज्य ने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एकजुट किया। नंद साम्राज्य की कहानी, हालांकि संक्षिप्त थी, हमें सिखाती है कि शक्ति वास्तव में क्या होती है, एक गहरा और स्थायी सबक। उनका पतन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कोई साम्राज्य केवल धन और मजबूत सेना पर निर्भर नहीं रह सकता। नंद वास्तव में धन जुटाने और सत्ता में बने रहने में निपुण थे। उनके पास संसाधन जुटाने की एक चतुर प्रणाली और उन्हें संरक्षित करने के लिए विशाल सेना थी। लेकिन जब वे शारीरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उन्होंने अपने लोगों की इच्छाओं को भुला दिया। एक शासक जो अपने लोगों का विश्वास और स्नेह खो देता है, सबसे छोटे किसान से लेकर सबसे बड़े पुरोहित तक, वह अपना महल रेत पर बना रहा है। नंदों ने किसी हद तक अपने पतन का कारण स्वयं बनाया। भारी कर, महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों को नीचा दिखाना और शक्ति पर अत्यधिक निर्भर रहना, इन सभी ने असंतोष का एक गहरा कुआं बना दिया जो फूटने के लिए तैयार था। मौर्य शासकों ने यह सीखा, एक मजबूत केंद्रीय सरकार और शक्तिशाली सेना बनाए रखें, लेकिन न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करें।
राज्य की आवश्यकताओं और लोगों की भलाई के बीच संतुलन खोजें। धन नंद द्वारा चाणक्य का अपमान उनके शासन के खिलाफ बौद्धिक और नैतिक विरोध की लहर शुरू करने वाला था। अंत में शक्ति वास्तव में लोगों से आती है। शासक सेनाओं का आदेश दे सकते हैं, खजाने इकट्ठा कर सकते हैं और भव्य शहर बना सकते हैं, लेकिन उनका अधिकार समाज के साथ एक नाजुक समझौते पर आधारित होता है। जब यह समझौता क्रूरता और लालच से टूटता है तो परिवर्तन के लिए मंच तैयार हो जाता है।